तो आइए सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस का आंसर जान लेते हैं। कल हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया था। पहला ये था 11 नंबर क्वेश्चन कि व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है। ये आपको ऑल इंडिया 2014 और दिल्ली 2012 में पूछा गया है। फिर आप लोगों को दिया गया था कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। और तीसरा क्वेश्चन था व्हाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी बी नॉर्मल टू द ईच पॉइंट, गिव रीजन। ये रीजन के साथ आपको आंसर देना है। होप आप लोगों ने आंसर जरूर लिखा होगा। और अब देख लीजिए यहाँ पर आंसर हमारा, इससे मैच करवाइए। और अगर कोई स्टूडेंट नहीं लिखे हैं तो जरूर जाके लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि समय कम है और बहुत लिमिटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। चलिए 11 नंबर का आंसर क्या है कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या था ये समझ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है। देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। ये इसीलिए क्लोज लूप नहीं बनाता है क्योंकि चार्ज बॉडी के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पर आपको बताए थे, समझाए थे, और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर चीज़ों का ब्रेकिंग है। तो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होता है और यहाँ पर ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका 11 नंबर का। 12 नंबर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, हाँ 12 नंबर की यहाँ पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, सो लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर गया, ठीक है, ये एक फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन ये हो गया, अरे ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो इस लाइन का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप कि अगर इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पर जब ये पॉइंट किसका है, ये तो इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है। अगर आप इस लाइन को मानकर टेंजेंट खींचते हैं तो आपका टेंजेंट E1 इधर आता है, और अगर इस लाइन को मान के खींचते हैं तो ये E1 इधर आता है। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन में हो गया, एक तो इधर भी हो गया और दूसरा इधर भी होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि दो जो लाइन होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे यहाँ पर था क्वेश्चन क्या था, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर था, देख सकते हैं कि व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, व्हाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी बी नॉर्मल टू द ईच पॉइंट, ठीक है ना। कह रहा है कि जब चार्ज बॉडी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो वो नॉर्मल क्यों होता है, सरफेस के नॉर्मल क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से देखिए जीरो होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट lateral pressure on each other leads to explain repulsion between like charges, thus in order to stable spacing the line are normal to the surface। ये देखिए कह रहा है कि जो भी सरफेस होता है बॉडी का ना, वो रिपल्सिव एक्शन की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर जनरेट करता है, ठीक है, ये बाहर की तरफ। तो जब एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट यहाँ पर बाहर की तरफ करता है तो इस प्रकार से यहाँ पर करता है, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू स्टेबल स्पेसिंग। अब यहाँ पर जब चार्ज दे रखा है ये स्टेबल रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि चार्ज कूद फान करेगा इसके बाहर से, अगर कर जाएगा तो फिर ये बॉडी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब ये चार्ज ही खत्म हो जाएगा। तो अपने खुद को स्टेबल रखने के लिए चार्ज पार्टिकल क्या करता है, खुद को स्टेबल रखने के लिए ये जो
स्पेसिंग होता है उसको इस तरीका से भरता है अपने सरफेस के ऊपर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना, ये क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो ये आपका आंसर नंबर 13 आ गया। तो 11, 12 और 13 ये 3 क्वेश्चन था आपका जो कल हम करवाए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं, हालांकि अभी हम लोग को करना है गॉस लॉ, ठीक है, लेकिन इसको पहले ये क्वेश्चन तो कल का था तो इसको हम लोग देख ली और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए आप कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ, ठीक है, एक लाइन फैलाएगा, एक इफेक्ट फैलाएगा सराउंडिंग में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैला रहा है, ठीक है, ये। अब यहाँ पर आप क्या कर दिए, अपना एक कॉपी ले आके रख दिए, ये वाला। अब इससे भी तो पास करेगा फील्ड लाइन, यहाँ से निकलेगा वो इधर कॉपी से जाएगा, बहुत सारा फील्ड लाइन जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए इस पार्टिकुलर एरिया से, ठीक है, ये आपके कॉपी का जितना एरिया है, इस एरिया से कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो आप काउंटिंग करोगे फील्ड लाइन को, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन तो खुद हाइपोथेटिकल है, वो दिखाई ही नहीं देगा आप लोगों को। तो इसके लिए इस फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसको निकालने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या काम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या करता है कि किसी भी सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास करता है उसको दिखाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस है जिसका एरिया क्या है, ए है, और एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में है। एरिया जो है स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है। अगर एरिया छोटा हो तो स्केलर होता है, सॉरी वेक्टर होता है, और अगर बड़ा हो तो स्केलर होता है। और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये एरिया हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर पास कर रहा है जो कि एरिया के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सेकंड लेक्चर में बताए थे। तो इसके बाद थीटा एंगल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तब जो फ्लक्स होता है वो ds एरिया बोलो या फिर ए एरिया बोलो, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। छोटे से एरिया का जो फ्लक्स होता है ये ई डॉट ds होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पहला लाइन ये लिखेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म है जो डिफाइन करता है किसी भी सरफेस से कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है। मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, और फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा यदि थीटा का वैल्यू 90 से छोटा होगा, इसीलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू, ये एंगल जो है किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, अगर मान लेते हैं कि 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, ठीक है, और एरिया आपका क्या होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखिए 90 से बड़ा हो गया, या फिर एरिया इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और अगर 90 डिग्री होगा यानी कि एरिया इधर आ गया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधा इसके परपेंडिकुलर आ गया, तब फ्लक्स जीरो आ गया। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के सामने आया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी यहाँ पर हो सकता है। अगर यूनिट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ईडीएस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर डीएस यानी एरिया है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, या इसी को हम लोग जूल मीटर पर कूलम बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक आपका होमवर्क हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग डायमेंशन कमेंट करके बताइए, कॉपी पर लिखिए डायमेंशन क्या होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कल का जो आप कल जो दिए थे होमवर्क, इसका सॉल्यूशन था, और साथ ही साथ ही थोड़ा सा एडिशनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था जो आप लोगों को जानना जरूरी है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। उससे पहले आपको बता दी ये कंप्लीट कोर्स हमारा क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। 45 से 60 दिनों में हम लोग पूरी तरह कोर्स कवर कर लेंगे। इसकी खासियत यह है कि ये कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस यानी CTQ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस और कंसेप्ट यहाँ पर आपका बिल्डअप दोनों साथ साथ हो रहा है। मास्टर कोर्स हमारा नाम है इस कोर्स का, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरी और डेरिवेशन हम करवाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट जैसे कि अभी आप लोगों को फ्लक्स के लिए बताया, ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अदर ये सारे डिफरेंट सारे कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी उसको पहुँचा सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब दो लॉ पढ़े होंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हुआ था तो हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ,
ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ का काम क्या था? देखिए, सबसे पहले कोई नियम कानून लॉ बनता है तो उसका कुछ काम होता है। तो कूलम्ब्स लॉ का काम था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करना कि कितना फोर्स लगेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। साथ ही बाद में हम ये भी देखे थे, इसी कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किए थे, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किए थे, फिर डायपोल की वजह से किए थे, फिर एक क्वेश्चन देखे थे यहाँ पर दो चार्ज था तो इसकी वजह से किए थे। तो यानी कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम लोग फोर्स तो निकालते ही निकालते हैं, साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं। अब गॉस लॉ क्या है? ठीक है, देखिए गॉस लॉ क्या है, इसके मदद से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जिस प्रकार से कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसी प्रकार से गॉस लॉ के हेल्प से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये गॉस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इस पर स्टार मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए गॉस लॉ होता क्या है। देखिए गॉस लॉ कहता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होता है विथ एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का क्या तात्पर्य कि अगर यहाँ पर देखिए एक क्लोज सरफेस है, बंद यहाँ पर सरफेस है, ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर बंद लाइन की नहीं बंद सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसीलिए मैं इसको अलग से बोल रहा हूँ, ठीक है, सरफेस है। अब इसके अंदर में बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, ढेर सारा चार्ज अंदर में पड़ा हुआ है, और जब चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेगा, फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा चार्ज की वजह से, सब चार्ज की वजह से निकलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए इस जो पूरा का पूरा जो क्लोज्ड सरफेस है ना, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो गॉस लॉ इसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो गॉस लॉ का ये कहना है कि देखिए जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यू इन का मतलब है कि अंदर में जितना चार्ज है उस चार्ज को अगर एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, वैक्यूम का परमिटिविटी है, इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ये आपका गॉस का कहना है, ठीक है, इसी को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। तो चीज़ें कितनी आसान यहाँ पर बना दी गई कि अगर यहाँ पर टोटल अंदर में चार्ज हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास करता है, यानी कितना फील्ड लाइन पास करता है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई का वैल्यू होता है EDS, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DS, ये आपका होता है। तो ये तो छोटे से सरफेस के लिए था ना, तो अगर बड़े से सरफेस के लिए हम लोग निकालेंगे तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो इस तरह का सिंबल है ना, ये बताता है कि क्लोज सरफेस पे आप कर रहे हैं। अगर कहीं पर इंटीग्रेशन में इस तरह का सिंबल है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप क्लोज्ड पे कर रहे हैं, तो इक्वल होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर देखिए एरिया, तो इसको अगर इसका पता चल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो इसीलिए गॉस लॉ का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, और हम लोग इसी फॉर्मूला से करते हैं। छोटा सा यही क्या है आपका गॉस लॉ है, ठीक है। ये अब देखिए गॉस लॉ यहाँ पर उसी बात को लिखा गया है, गॉस लॉ हेल्प अस टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन सिमेट्रिक सरफेस वेयर फील्ड इन इज कांस्टेंट, ठीक है, फील्ड इज कांस्टेंट, यहाँ पर इज होगा, दिस सरफेस है गॉसियन सरफेस। तो ये लिखा गया गॉस लॉ क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में एट अ पॉइंट ऑन सिमेट्रिक सरफेस। कहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सरफेस पर, अनसिमेट्रिक सरफेस से हम लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ का भी कुछ लिमिटेशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि गॉस लॉ आ गया तो बॉस आ गया एकदम पूरा उड़ते रहेगा, ठीक है। इसका भी लिमिटेशन है कि अगर सरफेस सिमेट्रिक नहीं होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वेयर, और साथ ही साथ जहां पर फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए अगर सरफेस सिमेट्रिक होगा ना, अगर एक समान सरफेस होगा तो फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए गॉस लॉ का कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, घिरा हुआ है, इसके अंदर है Q1 Q2 Q3 और एक चार्ज है Q4। अगर पूछ रहा है कि फ्लक्स इससे कितना पास कर रहा है इस सरफेस से, तो कितना आ जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इनके अंदर में कितना चार्ज पड़ा है, तो ये Q1 बाई माइनस Q2 प्लस Q3, ये अंदर में इतना चार्ज पड़ गया, तो ये बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉस लॉ, ठीक है, ये आपका गॉस लॉ है। एक और चीज, अगर गॉस लॉ का प्रूफ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप गॉस लॉ का प्रूफ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ही लेक्चर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बताए हैं, उसमें पार्ट 1 में गॉस लॉ का प्रूफ हम किए हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 मिल जाएगा, 1 नंबर लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो इस लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थोड़ा बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं, तो ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर कितना लिखना है, क्या करना है, ये सारा कुछ बता दिए, और इसीलिए हम आप लोग सपोर्ट भी यहाँ प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं कि जिन बच्चों को ये करना है वो जाके कर सकते हैं यहाँ पर लेक्चर से, ठीक है। अब ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि
स्फेरिकल सेल। हाँ, एक और चीज़ कि ये जो कोर्सेज है ना वो बच्चे भी कर सकते हैं जो अच्छे तरीक़ा से पूरे चीज़ों को पढ़े हुए, उसका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ खासियत यह है कि उसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस यहाँ पर हो रहा है और चीज़ों को समझ रहे हैं और बिल्कुल फ़ायदा यहाँ पर हो ही रहा होगा। तो जो नहीं किए हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है जहाँ जहाँ पर करना ज़रूरी है, क्या करना, तो प्रूफ करना ज़रूरी है यहाँ पर, जैसे कि गॉस लॉ का प्रूफ तो आप मेरे लेक्चर से जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये सब का प्रूफ भी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, ये तीनों का प्रूफ जो है काफ़ी छोटा है। तो आप जाएंगे ना लेक्चर में तो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्फेरिकल सेल का हम थोड़ा रिविजन करते हैं कि ये हमारा स्फेरिकल सेल है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये है स्फीयर है और इसके ऊपर में चार्ज पड़ा हुआ है। चार्ज का टोटल वैल्यू Q है। तो होता क्या है कि इसके अंदर के किसी पॉइंट पर, यानी P1 देखिए अंदर में पॉइंट है, तो अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है। ध्यान रखेंगे, अगर कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल का मतलब खोखला होता है, अंदर में कुछ भी नहीं है, ऊपर में सिर्फ चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों। अब देखिए कैसे हुआ, मान लेते हैं इस P1 इस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पास करता हुआ गॉसियन सरफेस यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है, ये वाला गॉसियन सरफेस। अब ये कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज ही 0 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 हो जाता है। अब अगर आउट साइड के लिए बात करेंगे, जैसे कि इस P2 पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो ये वाला गॉसियन सरफेस हो गया और सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, इसके अंदर आ गया है, ठीक है, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर आ गया है। तो जब अंदर आ गया है तो यहाँ पर जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से हम लोग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई डी एस का वैल्यू हो जाएगा टोटल इसका सरफेस एरिया 4 पे आर स्क्वायर, तो ये आ गया क्यू बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आउट साइड के लिए होता है। अगर ग्राफ की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का, तो देखिए यहाँ पर ये वाला यहाँ तक जो भी है ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, तो इनसाइड के लिए 0 हुआ और आउटसाइड के लिए आपका इस तरीका से यहाँ पे आ गया। ध्यान रखेंगे, काफ़ी कई बार ये चीज़ें जो है पूछी गई है एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सॉलिड सेल की उसी तरह से बात करेंगे, तो सॉलिड सेल का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर में पूरा चार्ज कुट के भरा हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से इनसाइड पॉइंट पे होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और रो क्या है, रो यहाँ पर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप लोग नोट कर लेंगे, रो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम, टोटल चार्ज Q, और इस पूरा का पूरा सेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, इस इधर रो। अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड पर क्या होता है, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर ही हो जाता है। देखिए आउटसाइड पॉइंट पर दोनों का सेम ही हो जाता है, लेकिन इन साइड पर एक यहाँ पर 0 होता है तो एक यहाँ पर इसके बराबर हो जाता है, तो इसको आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ पर इनसाइड में तो 0 होता नहीं है, होता क्या है कि E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है, यानी कि इनसाइड के लिए ग्राफ ये और आउटसाइड के लिए आपका ग्राफ ये हो जाएगा, किसके लिए, सॉलिड के लिए। ये था आपका हॉलो के लिए और ये था आपका सॉलिड के लिए। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, तो ये आपका लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये एक लाइन है और इस लाइन पर चार्ज ऐसे रखा हुआ है। पूछा गया है कि यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है लैम्डा बाय 2 पे एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। यहाँ पर लैम्डा क्या है, यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रो जो है ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर है। तो चार्ज का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का आप लोग यहाँ पर सीखे, एक तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा यहाँ पर था आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर देखिए ये अब सरफेस आ गया कि या एक सरफेस है और ये बहुत लंबा चौड़ा सरफेस है और इस पर चार्ज रखा हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है, तो यह है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पर सिग्मा क्या आ गया, सिग्मा आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज बाय एरिया के बराबर आ गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का आ गया, पहला तो आपका आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आपका आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा आ गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये चीज 3 हो गया। अब इसको हम लोग नोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से और ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से नोट करते हैं और साथ ही साथ हम सिग्मा से नोट करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पर देखेंगे तो लीनियर जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये चार्ज बाय वॉल्यूम के बराबर होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है,
आप इसको ध्यान रखेंगे। और अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। 2 महीना बचा है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, काम आएगा भविष्य में। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और मेरा काम भी यही है कि आप लोगों को गाइडलाइन यहाँ पर करना, अधिक से अधिक चीज़ें कम समय लेकर बताना आप लोगों को। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत तो खुद से करनी भी चाहिए इतना करने के बाद। तो ये तीनों आप लोग जरूर लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर। 13 क्वेश्चन चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। इस चैप्टर को हम लोग एक ही साथ खत्म करेंगे, 2 लेक्चर में नहीं ले जाएंगे। 2 लेक्चर कहने का मतलब 2 प्लेलिस्ट में, जैसा कि हम जो हमारा ओरिजिनल कोर्स है उसमें हम ले गए थे, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए क्वेश्चन पूछा है ना, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी साल में, यहाँ पर जो साल मेंशन करना छोड़ दिए हैं, लेकिन पूछा हुआ है कि कह रहा है कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस लॉ होता है इसको आप कहिए, लिखिए, ठीक है। तो आप लिख देंगे गॉस लॉ, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आप गॉस लॉ लिख दीजिए, ठीक है। पार्सल मार्किंग होगा। अगर नीचे वाला आप नहीं भी बनाते हैं ना तो कम से कम 2 मार्क्स तो यहाँ पर आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एक क्यूब which each side A is kept in an external electric field by equal to CX I cap। यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा थोड़ा सावधानी पूर्वक, ठीक है। कह रहा है कि एक क्यूब है, ये वाला क्यूब आप देख रहा है ना, ये क्यूब, इसका साइड A है, यानी कि ये लंबाई भी A, चौड़ाई भी A हो जाएगा और ऊंचाई भी A हो जाएगा। और ये रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका वैल्यू है CX I cap, जिसका वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है CX I कैप। कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो I डायरेक्शन में है, यानी कि X एक्सिस के तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वेयर सी इज, ये कह रहा है कि सी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब सी के बारे में दे दिया कि कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, यानी कि ये वेरिएबल भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ रहेगा तो एक्स का वैल्यू कुछ और रहेगा, जब यहाँ जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कुछ और होगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते चला जाएगा, ये रेखा है। अब कह रहा है निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, आप इसको ये बताइए। तो पहली चीज़ है यहाँ पर, गॉस लॉ तो हम फर्स्ट में अप्लाई कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो गॉस लॉ तो होता है कि Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कि अंदर में कितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन से डिवाइड करो, तो ये तो आपको दे नहीं रखा है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जो फ्लक्स का आपका एक फॉर्मूला है, अभी बताए थे फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इक्वल टू E डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज देखिए हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्यूब है, तो क्यूब में है 6 सरफेस, 1 2 3 4, ये वाला एक 5 और अंदर वाला एक 6, ठीक है। तो 6 सरफेस की वजह से अलग अलग निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं आंसर भी, आप लोग देखिए आंसर राइटिंग भी आप लोगों को आना चाहिए। देखिए आंसर आना, मन ही मन आना और आंसर लिखना, ये 2 अलग अलग बात है। इसीलिए आप लोग लेक्चर को देख लेने के बाद आंसर जरूर लिखिए, खुद से एक कॉपी रखिए और उस पर आंसर लिखिए हर क्वेश्चंस का, क्योंकि आप लोग को फाइनली एग्जाम में लिखना है, समझना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि मुझे आ ही रहा है, बट जब लिखने बैठते हैं ना तो वहाँ पर हो जाती है गड़बड़। तो आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। देखिए गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, यानी जितना चार्ज इसके अंदर है इसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, यानी फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब बोलेंगे सर ये दूसरे तरीका से लिखे हैं, ये जानबूझ के लिखा गया कि आप लोग फंसे नहीं लैंग्वेज में, ठीक है। ये भी बात तो वही लिखा गया ना कि जो हम यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ दिखाए थे, ये वाला दिखाए थे, ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, दूसरे तरीका से लिखा गया। तो आपको जो तरीका पसंद आता है वही आप कीजिए, ठीक है, ये ठीक है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर हेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ऑफ द फ्री स्पेस, एंड क्यू जो है टोटल चार्ज है। अब ये चीज़ लिख देने से यहाँ पर क्या हुआ कि एक चीज़ तो आपका ये दिखा रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ आपका जो पेज है ना वो थोड़ा यहाँ पर भरा हुआ नजर आएगा। तो आप लोग को आंसर भी थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना है, तो पेज भरा हुआ नजर आएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ऑल्सो फाई इक्वल टू, अब देखो इसी को फाई एस इक्वल यहाँ पर ई डी एस, एक और तरीका है ना इसको निकालने का, ई डी एस,
और क्लोज सरफेस पर कर दिए हैं, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है ये चीज़, इसी को यहाँ पर लिख दिए हैं ऑल्सो करके हम। ये जहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द एरिया एलिमेंट ds, ये चीज ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का, ये फर्स्ट जो यहाँ पर पोर्शन पूछा गया था उसका यहाँ तक आंसर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि नौ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इक्वल टू CXI के बराबर है, ये इंटू नहीं है, यहाँ पर CXI के बराबर है, इज इन x डायरेक्शन ओनली। x डायरेक्शन कैसे पता चला, I कैप से x डायरेक्शन पता चलता है, अगर j कैप रहता तो y डायरेक्शन और k कैप रहता तो z डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। कह रहा है कि सो फेसेज विथ सरफेस नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड वुड बी जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो वो सभी फेस किसकी बात कर रहे हैं, इस क्यूब का वो फेस जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, फेस का एरिया वेक्टर, ठीक है। इस कह रहा है कि इसमें 6 फेस है, एक एक करके 6 फेस है, तो जैसे इसका एरिया वेक्टर आप देखेंगे तो इधर ही आ जाएगा, अगर आप इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो इधर आ जाएगा। अब देखिए जैसे ऊपर वाला सरफेस की ही बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इसका क्या है, ऊपर की तरफ है, y की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके बीच का एंगल कितना आ गया, 90 आ गया, और 90 आ गया तो यहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू होता है EDS cos थीटा, तो cos 90 यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि जो कह रहा है कि देखिए फेसेज विथ सरफेस नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड वुड बी गिव जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कह रहा है कि वो सभी सरफेस जिसका जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, वो आपको क्या देगा, जीरो फ्लक्स देगा। तो एक चीज़ यहाँ पर डिसाइड हो गया, जैसे कि इसके वजह से जीरो आ गया, उसी के प्रकार से नीचे वाले के वजह से भी जीरो आ गया, ये वाला जो आप फेस देख रहे हैं इसके वजह से भी जीरो आ जाएगा, और इसके ठीक अंदर वाला ये वाला जो फेस दिख रहा है इसके वजह से भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा। उसका वजह क्या है कि थीटा सभी के लिए 90 डिग्री है। तो फ्लक्स यहाँ पर नेट जो बचेगा वो सिर्फ इसके और इसके वजह से बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आसान हो गया कि इन्हीं दोनों के वजह से निकाल लेंगे और जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर। सो फ्लक्स वुड बी क्रॉस एनी टू सरफेस, ठीक है। इसीलिए देखो जो फ्लक्स होगा ना वो क्या होगा कि सिर्फ 2 ही सरफेस के लिए यहाँ पर बचा रहेगा, एक ये वाला के लिए और साथ ही साथ एक ये वाला। अब दोनों के लिए हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। चलिए इस साइड के लिए निकालते हैं फ्लक्स लेफ्ट वाले के लिए। तो लेफ्ट वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके बराबर हो जाएगा, CX यानी C/A के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट वाला कौन है यहाँ पर, ये है लेफ्ट वाला। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x का वैल्यू यहाँ पर a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, CA के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट फेस में कितना हो जाएगा, C/2A के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, तो राइट फेस कौन सा है, ये राइट फेस यहाँ पर देखिए, राइट फेस यहाँ पर कौन सा है, राइट फेस आपका ये वाला है, दाहिने वाला फेस ये वाला। तो यहाँ पर A और A ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। तो यहाँ पर 2A आ गया। अब देखिए करस्पॉन्डिंग फ्लक्स हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट फेस पे चलेंगे तो EDS, चूँकि एंगल जो है ना यहाँ पे वो आपका 0 डिग्री है, तो EDL cos थीटा 180 डिग्री है। ये किस में है, ये आपका लेफ्ट फेस में है, ठीक है। राइट में 0 है और लेफ्ट में 180 है। कैसे, ये भी यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए लेफ्ट का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इस सरफेस पे जाएंगे तो एरिया इधर है, ये दोनों का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर -CA² आ गया, ठीक है। एरिया का वैल्यू हो जाएगा A², चूँकि यहाँ पर ये वाला फील्ड था ना ऐसा, तो ये A² इसका एरिया हो जाएगा। उसी प्रकार से राइट में जाएंगे तो ये आ जाएगा 2AQ/C के बराबर आ जाएगा। ये आ गया CAQ आ गया -CAQ, और ये आ जाएगा 2AQC, चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जगह पर 2A आ जाएगा। तो अब देयरफॉर जो नेट फ्लक्स हो जाएगा दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऐड हुआ है 6 फेस का, लेकिन 4 फेस का ऑलरेडी 0 है, तो ऐड करने से कोई फायदा है नहीं। तो ये आपका इतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको करते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी जानकारी आपको मिलेगा। और हमारा लक्ष्य भी तो ये है कि एक ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने डालें जिसमें अधिक से अधिक चीज़ें क्लियर हो सके और आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप हो, साथ ही साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर इसी में कह रहा है, एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेट चार्ज कितना होगा इनसाइड द क्यूब। देखिए अब फ्लक्स निकल गया, तो फ्लक्स निकल गया तो आप जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू Q है, तो फ्लक्स के जगह पे आप रख दीजिए AQ, ये यहाँ पर फ्लक्स के जगह पे रख दीजिए, और Q इक्वल टू हो जाएगा ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी AQC/ε0 कूलम, इस पर आपका नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर।
होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की डॉट रहती है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर लेक्चर में किसी तरह का सजेशन चाहते हैं, आप सलाह देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तब भी आप बेफिक्र होकर दीजिए, क्योंकि देखिए लक्ष्य एक ही है कि अधिक से अधिक चीज़ें आप लोगों के तक पहुँचे, समझ में आए। तो अगर समझ में फिर नहीं आएगा तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना मेहनत करने से, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, पसंद आए तो शेयर भी कर दिया कीजिए और बच्चों तक पहुँचे, और मेरा भी